तस्कर। दांतेस को जहाज पर एक दिन भी नहीं हुआ था कि वह समझ गया कि वह किस प्रकार के लोगों से व्यवहार कर रहा है। अब वे फौरिया से कभी कोई शिक्षा प्राप्त किए बिना ही जेनुआ की टाटन जून अमेली का योग्य स्वामी भूमध्य सागर नामक उस विशाल झील के चारों ओर बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं से परिचित था, अरबी से लेकर प्रोवेंसाल तक। इससे उसे दुभाषीय रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ऐसे लोग जो सदैव झंझट पैदा करते हैं और कभी-कभी असावधान भी होते हैं, और इससे उसके लिए संवाद करना सरल हो जाता था। चाहे वह समुद्र में मिलने वाले किसी जहाज से हो, तटों के साथ मिलने वाली छोटी नौकाओं से हो, या अंततः उन लोगों से जिनका न कोई नाम होता है, न राष्ट्रीयता, न कोई स्पष्ट पेशा, जो प्रायः समुद्री बंदरगाहों के पक्के घाटों पर मिल जाते हैं, रहस्यमय और गुप्त साधनों से जीवन यापन करते हुए, जिनके बारे में केवल यही माना जा सकता है कि वे उन्हें सीधे दैवी व्यवस्था से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके पास जीविका का कोई अन्य दृश्य साधन नहीं होता। पाठक समझ ही गया होगा कि दांतेस एक तस्करों के जहाज पर था। इसी कारण स्वामी उसे जहाज पर लेने को लेकर कुछ संदेह में था। वह तट के साथ साथ सभी सीमा शुल्क अधिकारियों को भली भांति जानता था और इन सज्जनों के साथ चालों का परस्पर आदान प्रदान करता रहता था, एक से बढ़कर एक चतुर। इसीलिए उसने आरंभ में सोचा था कि दांतेस कर वसूल करने वालों का कोई दूत है, जो उसके व्यापार के कुछ रहस्यों को उजागर करने के लिए यह चतुर उपाय अपना रहे हैं। परंतु उत्कृष्ट नौवहन की परीक्षा में दांतेस की चमकदार सफलता ने उसे पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। फिर जब उसने शातोदिफ के ऊपर पंख के समान उठते धुएं के गुब्बार को और दूर के विस्फोट की ध्वनि को देखा, तो क्षण भर के लिए उसने अनुमान लगाया कि उसने अभी-अभी उन व्यक्तियों में से किसी एक को जहाज पर ले लिया है, जो इस दृष्टि से राजाओं के समान होते हैं, जिनके आगमन और प्रस्थान को तोपों की गर्जना से सम्मानित किया जाता है। यह उसे उतना परेशान नहीं करता था जितना कि यदि नवागंतुक कोई सीमा शुल्क अधिकारी होता, और यह नया संदेह भी पहले की भांति तब लुप्त हो गया जब उसने देखा कि उसका नवीनतम भर्ती कितनी पूर्ण शांति बनाए हुए है। इस प्रकार एडमोंड को यह लाभ प्राप्त हुआ कि वह जानता था कि उसका स्वामी कौन है, जबकि स्वामी उसके विषय में वही ज्ञान नहीं रखता था। जब भी वृद्ध नाविक और उसका दल उससे प्रश्न करते, और चाहे विषय कोई भी हो, वह अडिग रहता और कुछ भी स्वीकार नहीं करता। नेपल्स या माल्टा के विषय में विवरणों की भरमार दे देता, जिन्हें वह मार्सेई की तरह ही जानता था, और अपनी पहली कथा पर ऐसी निरंतरता के साथ टिका रहता था जो उसकी स्मृति के लिए प्रशंसनीय थी। इस प्रकार जेनुआ का वह धूर्त व्यक्ति, जैसा वह था, एडमोन द्वारा ठगा गया। युवक के सौम्य व्यवहार, समुद्र के उसके अनुभव, और सबसे बढ़कर छल कपट में उसकी असामान्य दक्षता के कारण। पर संभव है कि जेनुआ का वह व्यक्ति उन चतुर लोगों में से था जो आवश्यकता से अधिक कभी नहीं जानते और केवल वही मानते हैं जिसे मानना उनके हित में होता है। यही स्थिति थी जब वे लेघोरन पहुंचे। यहाँ एडमोंड को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसे यह देखना था कि क्या वह स्वयं को पहचान पाएगा, क्योंकि उसने 14 वर्षों से अपना चेहरा नहीं देखा था। उसे युवक का रूप स्पष्ट रूप से स्मरण था। अब वह देखेगा कि परिपक्व अवस्था में वह क्या बन गया है। अपने साथियों के संदर्भ में उसने अपनी मन्नत पूरी कर दी थी। वह पहले ही 20 बार लेघोर्न आ चुका था और उसे रू सैन फर्नांद में एक नाई का पता था। वहीं वह अपनी दाढ़ी मुंडवाने और बाल कटवाने गया। नाई ने इस व्यक्ति को आश्चर्य से देखा, उसके लंबे बालों और घनी काली दाढ़ी के साथ, जो उसे टिशियन की किसी उत्कृष्ट कृति के समान प्रतीत हो रहा था। उस समय दाढ़ी और बाल लंबे रखने का प्रचलन नहीं था। आजकल तो कोई नाई इस बात पर अधिक चकित होता कि ऐसा पुरुष, जिसे ऐसे शारीरिक गुण प्राप्त हों, स्वयं को उनसे वंचित क्यों करना चाहे। उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया। जब सब हो गया, जब एडमोंड ने अनुभव किया कि उसकी ठोड़ी पूरी तरह साफ है और उसके बाल सामान्य लंबाई तक छोटे कर दिए गए हैं,
तो उसने दर्पण मांगा और उसमें देखा। दांतेस अब 33 वर्ष का था, जैसा कि हम कह चुके हैं, और कारावास के उसके 14 वर्षों ने उसके मुखाकृति में वह परिवर्तन ला दिया था, जिसे एक गहन आत्मिक परिवर्तन कहा जा सकता है। वह शातोदिफ में उस संतुष्ट युवक के गोल, भरे हुए, उज्ज्वल चेहरे के साथ प्रविष्ट हुआ था, जिसके जीवन के प्रथम चरण सहज रहे हों और जो भविष्य को अतीत का स्वाभाविक विस्तार समझता हो। वह सब पूर्णतः बदल चुका था। उसका अंडाकार चेहरा लंबा हो गया था और उसके कभी प्रसन्न होंठों ने एक स्थिर, दृढ़ रेखा धारण कर ली थी, जो कठोर निश्चय का संकेत देती थी। उसकी भौहें एक एकल, चिंतनशील रेखा के नीचे मुड़ गई थीं और उसकी आंखों पर गहन विषाद अंकित था, जिसके पीछे कभी-कभी मानव द्वेष और घृणा की काली चमक दिखाई देती थी। उसका रंग, जो इतने लंबे समय तक दिन के उजाले और सूर्य से दूर रहा था, उन मध्यम स्वरों में ढल गया था, जो उत्तर के पुरुषों को ऐसी अभिजात सुंदरता प्रदान करते हैं, जब काले बाल उनके चेहरे को घेर लेते हैं। इसके अतिरिक्त उसने जो ज्ञान अर्जित किया था, उसने उसके पूरे चेहरे पर बुद्धिमान आत्मविश्वास की आभा दे दी थी। यद्यपि वह स्वभाव से काफी लंबा था, उसका शरीर उस सघन सुदृढ़ता को प्राप्त कर चुका था, जो अपनी सारी शक्ति को अपने भीतर संकेंद्रित करना सीख लेती है। दुबले, तंत्रिका युक्त अंगों की शोभा अब एक सुगठित, पेशीय पुरुष की दृढ़ता से प्रतिस्थापित हो चुकी थी। उसकी आवाज़, जो प्रार्थनाओं, सिसकियों और शापों की अभ्यस्त हो गई थी, कभी अजीब तरह से कोमल गूंज धारण कर लेती थी, तो कभी एक खुरदुरा, लगभग भरा हुआ स्वर। इसके अतिरिक्त निरंतर अंधकार या अर्धप्रकाश में रहने के कारण उसकी आंखों ने अंधेरे में देखने की वह विलक्षण क्षमता प्राप्त कर ली थी, जो भेड़ियों और लकड़बग्घों की आंखों में होती है। एडमोंड ने स्वयं को देखकर मुस्कान बिखेरी। उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र भी, यदि उसके कोई मित्र शेष होते, उसे पहचान नहीं पाता, वह स्वयं भी स्वयं को नहीं पहचान पाया। जून अम्मेली का स्वामी, जो एडमोंड जैसी क्षमता वाले व्यक्ति को अपने दल में बनाए रखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, उसे भविष्य के लाभांश में से अग्रिम दे चुका था और एडमोंड ने उसे स्वीकार कर लिया था। इसलिए नाई की दुकान से निकलते ही, जहां उसने यह प्रारंभिक रूपांतरण पूरा किया था, उसका पहला काम एक ऐसी दुकान ढूंढना था जहां वह नाविकों का पूरा परिधान खरीद सके। निस्संदेह यह बहुत सरल होता है। सफेद पतलून, धारियों वाली कमीज और एक फ्राइजियाई टोपी। एडमोंड ने वे पतलून और कमीज लौटा दी जो याकोपो ने उसे उधार दी थीं, और जून अमेली के स्वामी के सामने अपने नए वस्त्रों में उपस्थित हुआ, जिसने उससे अपनी कथा फिर से सुनाने को कहा। स्वामी उस घनी दाढ़ी वाले, आधे डूबे हुए, बालों में समुद्री घास फंसे व्यक्ति को, जिसे वह नग्न और मृत्यु के निकट अपनी जहाज की डेक पर लाया था, इस सुसज्जित और सलीकेदार नाविक में मुश्किल से पहचान पा रहा था। इस रूप परिवर्तन से उत्साहित होकर उसने दांतेस को अपने साथ रखने का प्रस्ताव फिर दोहराया, पर दांतेस ने उसे केवल 3 महीनों के लिए स्वीकार किया। उसकी अपनी योजनाएं थीं। जून अमेली का दल अत्यंत व्यस्त था और ऐसे स्वामी के अधीन था जिसे समय नष्ट करने की आदत नहीं थी। लेघोर्न में उन्हें 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि जहाज का फूला हुआ कोठार रंगीन मलमल, निषिद्ध सूती कपड़ा, अंग्रेजी बारूद और ऐसे तंबाकू से भर गया जिस पर राज्य के एकाधिकार की मुहर नहीं लगी थी। ये सब उन्हें लेघोर्न से निकालना था, शुल्क चुकाकर, और कोर्सिका के तट पर उतारना था, जहां से कुछ सट्टेबाज इसे फ्रांस पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते। वे रवाना हुए और एडमोंड स्वयं को फिर उस नीले समुद्र को पार करता हुआ पाया जो उसके युवा काल का पहला क्षितिज रहा था और जिसे उसने अपनी कारावास की स्वप्न कल्पनाओं में कितनी ही बार देखा था। दाहिनी ओर गोरगोने और बाईं ओर प्यानोसा को छोड़ते हुए वे पाओली और नेपोलियन की जन्मभूमि की ओर बढ़े। अगले दिन प्रातः अपनी आदत के अनुसार जल्दी डेक पर आते हुए स्वामी ने दांतेस को जहाज की रेल से टेक लगाए खड़ा पाया। उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव था। जब वह उगते सूर्य की गुलाबी रोशनी में नहाए ग्रेनाइट के एक ढेर की ओर देख रहा था, मोंटे क्रिस्तो द्वीप। ज्यून अमेली दाहिनी ओर लगभग
3/4 लीग की दूरी से गुजरी और कोर्सिका की ओर बढ़ती रही। इस द्वीप के पास से गुजरते समय, जिसका नाम उसके लिए इतना अर्थपूर्ण था, दांतेस ये सोच रहा था कि उसे बस समुद्र में कूदना है और आधे घंटे के भीतर वह इस प्रतिज्ञात भूमि पर होगा। पर वहां वह क्या करता? बिना किसी उपकरण के अपने खजाने को निकालने के लिए और बिना किसी हथियार के स्वयं की रक्षा के लिए? फिर नाविक क्या कहते? स्वामी क्या सोचता? उसे प्रतीक्षा करनी थी। प्रतीक्षा करना सौभाग्य से वह जानता था। उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए 14 वर्ष प्रतीक्षा की थी और अब जब वह स्वतंत्र था, अपने धन को प्राप्त करने के लिए 6 महीने या 1 वर्ष प्रतीक्षा करना उसके लिए सहज था। क्या उसने धन के बिना भी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया होता यदि उसे वह प्रस्ताव दी गई होती? और क्या वह धन कहीं एक भ्रम तो नहीं था जो बेचारे अब्बे फौरिया के बीमार मस्तिष्क में जन्मा और उसी के साथ मर गया? फिर भी कार्डिनल स्पादा का पत्र असाधारण रूप से सटीक था और दांतेस ने उसे आरंभ से अंत तक मन ही मन दोहराया। उसने एक शब्द भी नहीं भुलाया था। संध्या आई। एडमोंड ने द्वीप को सूर्यास्त और संध्या के सभी रंगों से गुजरते देखा। फिर उसे अंधकार में विलीन होते देखा, सबके लिए सिवाय उसके स्वयं के। उसकी आंखें कारागार की कोठरी के अंधकार की अभ्यस्त निश्चय ही अब भी द्वीप को पहचान पा रही थी, क्योंकि वह डेक छोड़ने वाला अंतिम व्यक्ति था। अगले दिन वे आलेरिया के सामने जागे। पूरा दिन वे आगे पीछे मोड़ लेते रहे और संध्या को तट पर अग्निकुंड जल उठे। अग्नियों की व्यवस्था से यह संकेत मिला होगा कि उतरना सुरक्षित है, क्योंकि छोटी नाव के यार्ड आर्म पर ध्वज के स्थान पर एक लालटेन लगा दी गई और वे तट के तोपमार दायरे तक पहुंच गए। दांतेस ने देखा था कि भूमि के निकट आते समय, जिन्हें वह गंभीर अवसर मानता था, जून अमेली का स्वामी धुरी पर लगे दो छोटे कुलवरिन खड़े कर देता था, ऐसे जैसे किसी प्राचीर की रक्षा में प्रयुक्त होते हैं, और जो अधिक शोर किए बिना 1/4 पाउंड का गोला 1000 कदम तक फेंक सकते थे। पर उस संध्या यह सावधानी अनावश्यक सिद्ध हुई। सब कुछ अत्यंत शांत और शिष्टता से संपन्न हुआ। 4 नावें चुपचाप जहाज तक आ पहुंची और संभवतः उनका स्वागत करने के लिए जहाज ने भी अपनी नाव उतार दी। और इन 5 नावों ने इतना परिश्रम किया कि प्रातः 2 बजे तक जून अमेली का पूरा माल सूखी भूमि पर उतार दिया गया। जहाज का स्वामी इतना सुव्यवस्थित स्वभाव का व्यक्ति था कि उसी रात लाभ का बंटवारा कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा मिला, 100 टस्कन लीरा, जो हमारी मुद्रा में लगभग 80 फ्रॉक के बराबर है। पर यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। वे सार्डिनिया की ओर बढ़े, उस जहाज को फिर से भरने के उद्देश्य से, जिसे अभी अभी खाली किया गया था। यह दूसरा कार्य भी पहले की तरह ही सहज रहा। जून अमेली सौभाग्यशाली थी। नया माल लुक्का के डची के लिए निर्धारित था। उसमें लगभग पूरी तरह हवाना सिगार, शेरी और मालागा मदिरा थीं। यहाँ तथापि उनका सामना कर विभाग से हुआ, जो जून अमेली के स्वामी का चिरशत्रु था। एक सीमा शुल्क अधिकारी मारा गया और 2 नाविक घायल हुए। दांतेस उनमें से एक था। एक गोली उसके बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई, केवल मांसल घाव छोड़ते हुए। इस झड़प और अपने घाव से वह लगभग प्रसन्न था। इन कठोर गुरुओं ने उसे सिखा दिया था कि वह संकट को कैसे देखता है और पीड़ा को कैसे सहता है। उसने संकट पर हंसी उड़ाई और जब गोली उसे लगी तो एक यूनानी दार्शनिक की भांति कहा, पीड़ा, तुम कोई बुराई नहीं हो। इसके अतिरिक्त उसने उस मरणासन्न सीमा शुल्क अधिकारी को देखा, और चाहे इसलिए कि उसका रक्त उफान पर था या इसलिए कि उसकी संवेदनाएं शीतल हो चुकी थीं, उस दृश्य ने उस पर बहुत कम प्रभाव डाला। दांतेस उसी पथ पर अग्रसर था जिसे वह अपनाना चाहता था, उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जिसे वह प्राप्त करना चाहता था। उसका हृदय उसके वक्ष में पत्थर बनता जा रहा था। याकोबो ने उसे गिरते देखकर उसे मृत समझ लिया था और उसके पास दौड़ा,
उसे उठाया और अंततः जब वह सुरक्षित स्थान पर आ गया तो एक सच्चे मित्र की भांति उसकी देखभाल की। संक्षेप में, क्या यह संभव था कि संसार न तो उतना अच्छा हो जितना डॉक्टर पांगलॉस मानते थे और न उतना बुरा जितना दांतेस को प्रतीत होता था? क्योंकि यह व्यक्ति, जिसे अपने मित्र से केवल इतना ही अपेक्षित था कि वह इनाम में उसके हिस्से का उत्तराधिकारी बने, उसे मृत गिरते देखकर इतना व्यथित हुआ था। सौभाग्य से, जैसा कि हम कह चुके हैं, दांतेस केवल घायल हुआ था। विशेष समय पर चुनी गई कुछ जड़ी बूटियों की सहायता से, जिन्हें वृद्ध सार्डिनियाई स्त्रियां तस्करों को बेचती थीं, घाव शीघ्र ही भर गया। तब एडमोंड ने याकूबो की परीक्षा लेना चाही। उसकी सेवा के प्रतिफल के रूप में उसने उसे अपने हिस्से का इनाम देने की पेशकश की, पर याकूबो ने रोषपूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया। याकूबो ने जिस सहानुभूतिपूर्ण निष्ठा के साथ प्रथम भेंट के क्षण से ही एडमोंड को अपनाया था, उसके परिणामस्वरूप एडमोंड ने भी याकूबो के प्रति एक प्रकार का स्नेह स्वीकार कर लिया। याकूबो इससे अधिक कुछ नहीं चाहता था। उसने एडमोंड में अपनी वर्तमान स्थिति से कहीं बढ़कर एक श्रेष्ठता देख ली थी, जिसे एडमोंड ने दूसरों से छिपा रखा था। इसलिए वह भला नाविक उस थोड़े से ही संतुष्ट था जो एडमोंड उसे देता था। इस प्रकार जहाज पर बीतते लंबे दिनों में, जब अनुकूल पवन से फूले पालों के साथ वह सुरक्षित रूप से नीले समुद्र पर फिसलता हुआ चलता और पतवारधारी के ध्यान के अतिरिक्त किसी और की आवश्यकता न होती, एडमोंड तट का मानचित्र लेकर याकूबो का शिक्षक बन जाता, जैसे कभी गरीब अब्बे फौरिया एडमोंड के बने थे। वह उसे तटीय जल में दिशा निर्धारण सिखाता, कंपास का अर्थ समझाता और उस महान खुले ग्रंथ में पढ़ना सिखाता जिसे हमारे सिरों के ऊपर आकाश कहा जाता है और जिसमें ईश्वर नीले आकाश मंडल पर हीरे जैसे अक्षरों में लिखते हैं। जब याकूबो ने उससे पूछा, मेरे जैसे गरीब नाविक को ये सब सिखाने का क्या लाभ, तो एडमोंड ने उत्तर दिया, कौन जानता है, किसी दिन तुम जहाज के कप्तान बन जाओ। तुम्हारा ही देशवासी बोनापार्ट सम्राट बना था। हम यह बताना भूल गए थे कि याकूबो कोर्सिकाई था। ऐसी ही निरंतर यात्राओं में 2.5 महीने बीत गए। एडमोंड तटीय जल में नौवहन में उतना ही निपुण हो गया था जितना वह पहले खुले समुद्र में था। उसने भूमध्य सागर के चारों ओर के सभी तस्करों को जान लिया और उन मैसोनिक संकेतों को सीख लिया जिनसे ये अर्ध समुद्री डाकू एक दूसरे को पहचानते थे। 20 बार वह मोंटे क्रिस्टो के अपने द्वीप के पास से एक दिशा या दूसरी दिशा में गुजरा था, पर एक बार भी उसे वहां उतरने का अवसर नहीं मिला। तब उसने एक निश्चय किया, जैसे ही जून अमेली के स्वामी के साथ उसका अनुबंध समाप्त होगा, वह अपने खर्च पर एक छोटी नाव किराए पर लेगा, जो वह सहज ही कर सकता था, क्योंकि अपनी विभिन्न यात्राओं में वह लगभग 100 प्यास्त्र बचा चुका था और किसी न किसी बहाने मोंटे क्रिस्टो की ओर जाएगा। वहां वह अपने खजाने की खोज के लिए स्वतंत्र होगा। खैर, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं, क्योंकि निस्संदेह वे लोग उस पर नजर रखेंगे जिनके साथ वह पहले यात्राएं कर चुका था। पर इस संसार में कुछ जोखिम उठाना सीखना ही पड़ता है। तथापि कारावास ने एडमोंड को सावधान बना दिया था और वह कुछ भी जोखिम में डालना नहीं चाहता था। जितना भी उसने प्रयास किया और उसकी कल्पना जितनी भी उर्वर थी, वह द्वीप तक पहुंचने का कोई अन्य साधन नहीं खोज सका, सिवाय इसके कि किसी से उसे वहां पहुंचाने के लिए कहे। दांतेस अभी भी संदेह में ही था कि एक संध्या को स्वामी, जिसे उस पर पूर्ण विश्वास था और जो उसे दल का सदस्य बनाए रखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, उसका हाथ पकड़कर व्यादेल ओलियो की एक सराय में ले गया, जहां लेगोर्न के तस्करी व्यवसाय के श्रेष्ठ लोग एकत्र हुआ करते थे। यहीं तट के मामलों पर प्रायः चर्चा होती थी। दांतेस पहले भी 2-3 बार इस समुद्री विनिमय स्थल पर आ चुका था और इन साहसी समुद्री लुटेरों को देखकर, जो लगभग 2000 लीग परिधि वाले तट की उपज थे, उसने सोचा था कि यदि किसी व्यक्ति की इच्छा इन बिखरे या संयुक्त धागों को संचालित कर सके, तो वह कितना महान सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। इस बार एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार हो रहा था। एक जहाज था जिसमें तुर्की कालीन और लेवांत
तथा कश्मीर के वस्त्र लदे थे। उन्हें किसी ऐसे तटस्थ स्थल की खोज करनी थी जहां अदला बदली हो सके। उसके बाद इन वस्तुओं को फ्रांस के तट तक पहुंचाया जाए। लाभ इतना बड़ा था कि यदि वे सफल होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 50 या 60 प्यास्त्र मिलते। जून आमेली के स्वामी ने मोंटे क्रिस्तो द्वीप पर उतरने का प्रस्ताव रखा। चूंकि वह निर्जन था और वहां न सैनिक थे न सीमा शुल्क अधिकारी, ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे समुद्र के मध्य प्राचीन ओलिंपस के पगान युग में व्यापारियों और चोरों के देवता मर्क्यूरी ने स्थापित किया हो। दो ऐसे वर्ग जिन्हें हम अलग मानते हैं, यदि पूर्णतः भिन्न नहीं, पर जिन्हें प्राचीनता ने एक साथ ही वर्गीकृत किया प्रतीत होता है। मोंटे क्रिस्तो का नाम सुनते ही दांतेस आनंद से कांप उठा। उसने अपनी भावना छिपाने के लिए उठकर धुएं से भरी सराय में टहलना शुरू कर दिया, जहां जात संसार की प्रत्येक बोली एक ही संपर्क भाषा में घुल मिल गई थी। जब वह चर्चा में लौटा, तब यह निर्णय हो चुका था कि वे मोंटे क्रिस्तो पर उतरेंगे और अगले ही रात इस अभियान पर निकलेंगे। एडमोंड से परामर्श किया गया और उसने पुष्टि की कि द्वीप अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है और यह कि यदि उन्हें सफल होना है तो महान उपक्रम शीघ्रता से ही करने चाहिए। अतः योजना पर सहमति बनी रही और यह निश्चय हुआ कि वे अगले ही संध्या प्रस्थान करेंगे। अर्थात यदि समुद्र शांत और पवन अनुकूल रहा तो उसके अगले दिन वे स्वयं को उस तटस्थ द्वीप के तट के सामने के जल में पाएंगे।